मैं आज आपको सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 17 फरवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ के लोक प्रशासन के एमसीक्यू। तो 2019 में जो पेपर हुआ था ना 76% लोक प्रशासन से संबंधित था। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना, लागू करना है। वो है LD वाइट है। क्या है? नीतियों को पूरा करना व लागू करना है ना, नीतियों से संबंधित है। LD वाइट के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों में शामिल किया करता है जो लक्ष्य के रूप में सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन का परिवर्तन लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है? तो बैक्टीरिया। ये क्या नहीं है? ये बैक्टीरिया। ये प्रश्न लोक प्रशासन से आया था। इसी को बैक्टीरिया है ना, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके शायद 2022 में भी प्रश्न इसी तरह आया था। पोस्ट कार्ड की परिवर्तित शब्द में आर शब्द से कौन सा आशय है? तो रिपोर्टिंग है। 2 नंबर राइट है इसका, क्योंकि ये आप देख सकते हो क्या क्या शब्द दिए हुए हैं सभी। पोस्ट कार्ड जो दिया था ना, इसका किसके ने प्रतिपादित किया था? लूथर गुलिक द्वारा। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, C से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, O से कोऑर्डिनेशन और R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग होता। ये सभी शब्द दिए थे लूथर गुलिक ने। पोस्ट कार्ड के सिद्धांतों के रूप में हमने पढ़ा था जब मैंने NCERT अकॉर्डिंग सब पढ़े हुए हैं। सिर्फ MCQ करवा रही हूँ। लोक प्रशासन में एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण राजनीतिक सब प्रशासन द्विभाजन है। मैंने जितने 5 चरण थे ना, 5 और 6 कौन कौन से, इस तरह से 5 चरणों को NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाया मैंने। और पूर्व एग्जाम में जो प्रश्न आया था ना 5 पहले दूसरे चरण से अभी आया, तीसरे चरण से भी आया, तो वो NCERT बुक से भी पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये पहला मैंने कहा प्रश्न राइट इसका है राजनीतिक प्रशासन द्विभागीकरण। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन 1887 से 1926 तक। 87 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख में वुड्रो विल्सन द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका उद्देश्य राजनीति को प्रशासन से अलग करना था। मैं सिर्फ लोक प्रशासन के प्रश्न करा रही हूँ जो 2019 में संस्कृत विभाग में आया था। प्रशासन को दर्शन मानने वाले विचार कौन थे? तो दिमाग है। और मैंने अभी आपको बताया था कौन सा वुड्रो विल्सन है। इन सब की परिभाषा के रूप में भी MCQ आया था। प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक मार्शल डी डेमाग थे। उनके अनुसार प्रशासन इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन होने के अंतर्गत आता है तथा प्रशासन का दर्शन एक विज्ञान और कला से भी अधिक है। और पद सोपान पद्धति का अन्य नाम स्केलर पद्धति, आदेश की एकता या व्यवस्थित पद्धति या नियंत्रण सिद्धांत। इसका आदेश की एकता। आदेश की एकता पद सोपान के लिए अन्य एक शब्द है। आदेश की एकता प्रशासन के भीतर असहमति को रोकता है और यह इंगित करता है कि प्रबंध खुला होना चाहिए। शीर्ष कार्य करने के लिए किसी भी आदेश से अंतिम माना जा चाहिए। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग संबंध में निम्न किससे है? निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संपादित है ना। तो लोक प्रशासन अध्ययन में क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सब मैंने NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाया था। व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से संगठन में कार्यरत व्यक्ति को आंतरिक मूल्य, व्यवहार और विचारों का अध्ययन करना चाहिए। दृष्टिकोण के प्रमुख चिंतन कौन थे? हर्बर्ट साइमन और बर्नार्ड, चेस्टर ए बर्नार्ड है ना। तो ये दोनों थे किसके? व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे या चिंतन के प्रमुख जो चिंतनकार थे ना वो थे, याद रखना। जेम्स डी मुन्ने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? तो समन्वय है। मुन्ने के अनुसार प्रशासन के विज्ञान के पात्र हैं। निम्न प्रकाशित कार्य में समन्वय किसी भी संगठन, मानव संगठन का मौलिक तत्व है समन्वय। आर्थोन प्रयोग का संबंध निम्न में से किससे है? आर्थोन प्रयोग का संबंध निम्न में से मानव संबंध विचारधारा से है। ये आप देख सकते हो। तो आर्थोन प्रयोग की जो व्याख्या दी हुई ये देख सकते हो। आर्थोन शोध में व्यवसाय प्रबंध में मानव संबंध गतिविधि विकास का आरंभ हुआ। आर्थोन प्रभाव का व्यापक रूप से सामाजिक जांच के विषय होने के व्यवहार संशोधित प्रभावों को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। तो मानव संबंध विचारधारा से संबंधित था ये। निर्णय करते समय विचार करने से योग्य 12 तत्व बताने वाले विचार कौन थे? तो निर्णय का जो टॉपिक है ना वो मैंने पूरा एक ही वीडियो में पढ़ाया हुआ है। उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। निर्णय प्रक्रिया, निर्णय और संप्रेषण एक वीडियो में ही मैंने पूरा किया हुआ है, सारे नोट्स और NCERT बुक के अकॉर्डिंग। तो कौन से थे? तो ये थे सैकलर हडसन है ना। एक ही तत्व जो 12 तत्व बताने वाले थे वो सैकलर हडसन थे। और कौन कौन से तत्व थे वो भी आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हो और यहाँ भी दिया हुआ है। कैथरीन सैकलर हडसन द्वारा दिए गए प्रबंध के 12 सिद्धांत हैं, ये सब देख सकते हो। पहला सिद्धांत नीति और नियंत्रण पूर्ण विचार, अंतिम सिद्धांत है, ये आप डिटेल से देख सकते हो। साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ क्या है? हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय का विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना, यानी कि एक विकल्प को चुनना है ना। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय के 3 प्रमुख अवस्थाओं का समावेश है। निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना पहला, संभावित विकल्पों का पता लगाना और उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन करना। ये किसके अनुसार है? हर्बर्ट साइमन के अनुसार। निर्णय के 3 अर्थ बताए थे उन्होंने।
तो मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, पूरे नोट्स वहाँ दिए हुए हैं। एक ही एल डिवाइड के अनुसार मनोबल क्या है, तो मनोबल है ना, ये एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वतत्व है। क्या है? आंतरिक, यानी कि उसका खुद का है मनोबल। एल डिवाइड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य और महत्व मूल्य विश्वास के साथ एक उच्च मनोबल अनिवार्य से जुड़ा है। नियंत्रण की सीमा का निर्धारण तत्व नहीं है। नियंत्रण की सीमा का निर्धारण तत्व क्या नहीं है? राज व्यवस्था। इसका राइट आंसर है 3। और नियंत्रण की सीमा निर्धारित तत्व कार्य, समय, स्थान, पर्यवेक्षक, अधिक से अधिक व्यक्तित्व अधिकार का प्रयोजन पर्यवेक्षण की तकनीक से है। तो एक और ये प्रश्न है, लोक प्रशासन का आया था। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। तो प्रदत्त व्यवस्थापन, और लोक लेखा समिति द्वारा, नीति निर्माण द्वारा या प्राकलन समिति द्वारा। तो प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा और नीति निर्माण, ये दो, क्योंकि लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति है ना, ये संसद की 2 समितियां होती हैं, पता है आपको। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सेवा उपक्रम समिति, जिस तरह समितियां थी ना, जिस तरह पहले हमने पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद की समिति थी, जय पंडित जवाहरलाल नेहरू की समितियां थी ना, उसी तरह ये भी वर्तमान में 2 समितियां हैं। बाकी ये जो है ना, ये नियंत्रण के तरीकों से ध्यान में ये है, इसका राइट है ए और सी। इसका राइट है ए और सी। भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्य ज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। किसकी देन है? ये देन है भारत की औपनिवेशिक शासन परंपरा। औपनिवेशिक शासन परंपरा में सब आ गए, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, यानी कि इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड हमारा औपनिवेशिक था, इन्होंने हमको, यानी कि राष्ट्रमंडल वगैरह जो औपनिवेशिक कहते हैं ना, जिसके हम गुलाम रह चुके हैं। तो अंग्रेज, डच भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे भारत में, इन्होंने भी राज करने की सबने कोशिश की थी, सबको भगा दिया। तो यहाँ हम औपनिवेशिक शासन परंपराओं को मानेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्य ज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया। भारत की औपनिवेशिक शासन प्रणाली की देन है। भारत सामान्य नीतियों का निर्माण, उनका कार्यान्वयन और राजनीतिक नेताओं की सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सब। और वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है। वर्तमान में कितना समय दिया गया है? 6 माह का दिया गया है। वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है, 6 माह का। और लोकपाल और लोकायुक्त दोनों मैंने पढ़ा हुआ है, शायद लोकायुक्त के साथ नोट्स भी दे दिए लोकपाल के आधे। तो लोकायुक्त रहा है, उसका भी होगा तो एक वीडियो में बना के पूरे के पूरे नोट्स दे दूंगी। वर्तमान लोकपाल में अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 माह का समय दिया गया। हालांकि यदि ऐसे विस्तार की आवश्यकता लिखित रूप में उचित है तो लोकपाल का या लोकायुक्त एक बार में 6 महीने का विस्तार दे सकते हैं। 6 महीने का विस्तार दे सकते हैं। लोकपाल के पास दर्ज शिकायत में झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सजा दी जाती है। तो वो कितनी है? 1 वर्ष की। यानी कि मैंने जहाँ देखो, लोकपाल के पास दर्ज शिकायत, मैंने शिकायत दर्ज करवा ली, लेकिन वो शिकायत अगर झूठी है तो मुझे 1 साल की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? 46। धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार जो कोई भी झूठी या तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत दर्ज करता है तो उसे दोषी पाए जाने पर शिकायतकर्ता की 1 वर्ष की सजा की जेल के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जाता है, अगर झूठी शिकायत करोगे तो आप। तो झूठी शिकायत हमें करनी नहीं है। अभिप्रेरणा टॉपिक है, अभिप्रेरणा के भी मैंने नोट्स दे दिए हैं, एनसीईआरटी पीडीएफ भी दिए हैं और नोट्स भी दिए हैं। और डिस्क्रिप्शन जो है ना, वहाँ लिंक लगा तो दूंगी, कोशिश करूंगी, अगर भूल भी जाऊँ तो मेहर टीचिंग चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ये लोक प्रशासन की है ना। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान का प्रतिपादन किसने किया था? अब्राहम मास्लो ने किया था। 5 प्रकार की मैंने बताई थी, सबसे उच्चतम कौन सी है, निम्नतम कौन सी है ना, पूरी की पूरी डिटेल से बताई थी। और ये मास्लो है, देख सकते हो यहाँ आप देखो तो अब्राहम मास्लो की जो पूरी प्रक्रिया की व्याख्या दी हुई है। अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद सोपान या सोपान सिद्धांत के अनुसार कुछ शारीरिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों को बुनियादी से जटिलता की ओर बढ़ती है, मानव व्यवहार प्रभावित करती है। मास्लो की आवश्यकता सोपान क्या है ना, लाइट कट गई है इसलिए मुझे जल्दी से थोड़ा उठना पड़ा। तो मास्लो का आवश्यकता सोपान के अनुसार समस्त इस तरह शारीरिक अवस्था है। पहली हमारी शारीरिक या भौतिक अवस्थाएं होगी, उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, सामाजिक जरूरतें समाज और आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे उच्चतम आवश्यकता है। याद रखना ये सब। अब यहाँ आ गए हमारे कौन से सवाल आ गए हैं? हिस्ट्री के, जो 2019 का पेपर है ना, इसलिए देखो हमारा दर्शन शास्त्र चल रहा है 2nd ग्रेड में। वहाँ हमने पाश्चात्य दर्शन या नीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं। वहाँ हमने सुकरात को पढ़ाया था ना, कल परसों का वीडियो ये। और प्लेटो और अरस्तु और कांट अभी रह चुके हैं, तो तीनों को पढ़ाऊंगी ना। तो सुकरात में मैंने पढ़ाया था। देखो, सुकराती विधि को बौद्धिक धातु प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वार्तालात्मक है ना। मैंने कल ही पढ़ाया, या परसों का वीडियो है, वो आप देख लेना। दर्शन शास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनसीईआरटी की अलग से है और कुछ एमसीक्यू वगैरह भी अलग है। तो सुकराती विधि, कांट का भी पढ़ाना है। कांट प्लेटो ये रह चुके हैं, तो मैं दिखा दूंगी। चावार्क मैंने पढ़ा लिया, चावार्क और ये सब पढ़ा है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और तो इसके अंदर ये टॉपिक था कि चावार्क को पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ का साधन क्या है। तो अर्थ को किसका साधन बना है? सिर्फ काम का साधन है। अर्थ है ना, वो काम का साधन है।
मैंने बताया था पुरुषार्थ को सबसे जो भारतीय दर्शन है ना उसके अंदर पुरुषार्थ को सर्वाधिक या इम्पोर्टेंट या सर्वोच्च पुरुषार्थ है वो है मोक्ष माना गया है। अंतिम पुरुषार्थ है वो भी मोक्ष माना गया। लेकिन चार्वाक ने सबसे प्रथम वो पुरुषार्थ माना है या अंतिम माना है वो मोक्ष काम को माना है। और उसको प्राप्ति के लिए अर्थ यानी कि अर्थ की आवश्यकता उसकी होगी यानी कि पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए अर्थ को साधन के रूप में माना है। मैंने चार्वाक का जड़वाद पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भी दी है, लेकिन वहाँ वीडियो की थोड़ी क्लियरिटी अच्छी नहीं होगी तो वो आप देख लेना। 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार्वाक को पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ को धर्म अतः और काम का एक साधन माना है, साधन माना है अर्थ को। लेकिन सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ माना उन्होंने काम को माना, किसने? चार्वाक ने। ये देखो निष्काम कर्म का अर्थ भी पढ़ा है मैंने, निष्काम कर्म भी पढ़ा है जो गीता का कर्म है, क्योंकि ये भारतीय दर्शन में आता है और ये दर्शन शास्त्र के MCQ है ना, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। ये भी 2-3 दिन पहले ही मेरा वीडियो बनाया हुआ है। अभी दंड का मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे समझा दूँ इसको। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र में पढ़ाया था, इसका भी प्रश्न आया गया। देखो अनुवर्त और महावर्त में प्रत्येक किसकी नैतिकता मंडित, ये जैन धर्म के आते हैं, जैन दर्शन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। दर्शन शास्त्र का भी प्लेटो अरस्तु और कांट रह चुका है, उनकी भी PDF दे दूंगी NCERT के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा आज MCQ करवा लूँ, ठंड बहुत है, नोट्स नहीं बने, बुक्स भी नहीं, और मेरे वो जो इन्वर्टर है थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इसलिए से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।